हेलो स्टूडेंट्स, सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के जो हम लोग का सोशल साइंस का जो 4 पार्ट में बांटा गया है, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया। ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया। तो इनमें से आज हम लोग देखेंगे और इसके बाद में चारों का जितना टॉपिक्स है, जितने सारे चैप्टर्स है, सभी का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर जो है करा देंगे, ताकि आप लोगों को जो समस्या होता है उस समस्या से आप लोग निकल सकेंगे। ठीक है, निकल सकेंगे। तो अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। हर सब्जेक्ट में आप लोगों का नंबर बहुत अच्छे से आता है, लेकिन सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखे हैं कि उसमें नंबर्स जो है नहीं ला पाते हैं। इसका कारण ये है कि आप लोग उस विषय को अच्छे से अध्ययन नहीं करते हैं, इसीलिए। ठीक है, तो इस बार आप लोगों को अच्छे से अध्ययन करना है और 100 से 100 मार्क लाने की हर संभव प्रयास करना है। ठीक है, और अगर आप लोग इस चैनल में न्यू है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि बाकी जो सब्जेक्ट्स है सभी का वीडियो मिलता रहेगा। खासकर बंगाली, हिंदी, सोशल साइंस का पूरा करवाएंगे। साइंस का भी इम्पोर्टेंट और मैथ का भी इम्पोर्टेंट जो चीज़ रहता है ये सब भी डाल देंगे। ठीक है, तो 10th, 12th, 9 और 11th के जितने सारे स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए चैनल उपयोगी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, उसमें क्या क्या चीज़ थे, इन सभी के बारे में हम लोग पहला पार्ट जो है चैप्टर 1, इससे हम लोग अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉरी, देखिए पाठ का जो मुख्य सारांश है, इस विषय के हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर इस विषय को हम लोग अच्छे से नहीं जानेंगे तो हम लोग उस चैप्टर का कुछ नहीं कर पाएंगे। और सबसे ज़्यादा इस पहला चैप्टर से ही बहुत सारा प्रश्न आता है। आप लोग क्लास 9 में जो एग्ज़ाम हुआ उस समय भी आप लोग देखे, पहला चैप्टर से बहुत सारा प्रश्न आया था। ठीक है, तो चलिए इसमें से ही हम लोग आप लोग को MCQ भी मिलेगा और कंटेंट भी मिलेगा। ठीक है, देखिए 1848 में फ्रांसीसी चित्रकार फ्रेडरिक सारियू द्वारा अपने चित्रकारों की 4 श्रृंखला में अपने सपनों के विश्व को लोकतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र के रूप में दर्शाया है। तो पहले ही आप लोग को बता रहे हैं कि यहाँ से एक प्रश्न बनता है। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न बनता है। कहाँ से? वो क्या है, ये ऑप्शन में, ये प्रश्न में रहता है सारियू द्वारा, फ्रेडरिक सारियू द्वारा। मतलब सारियू कौन थे? तो एक चित्रकार थे। ये कहाँ के निवासी थे? तो फ्रांसीसी के, यानी फ्रांस के। ये क्या थे? चित्रकारी थे। ठीक है, तो इस तरीके का प्रश्न पहले ही लाइन से बनता है। और ये क्या किया था, अपने जो चित्र में क्या किया था, 4 श्रृंखला में अपने सपनों के विश्व को लोकतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र के रूप में दर्शाया था। ठीक है, उसके बाद 19वीं शताब्दी के दौरान यूरोप के मानसिक और राजनीतिक दुनिया में बहुत से परिवर्तन हुए थे। और जब 19वीं सदी आए तो उसके साथ साथ बहुत सारे चीज़ों का यूरोप में मानसिक और राजनीतिक की दुनिया में, मानसिक मतलब अपने मन, जितने सारे नागरिक थे उनके सभी के मन में
एक अलग सा क्या हुआ, परिवर्तन आया यूरोप में। और राजनीतिक दुनिया में भी बहुत सारा परिवर्तन जो है देखने को मिला था। ठीक है, अभी देखिए फ्रांस की क्रांति और राष्ट्र का विचार। फ्रांस की क्रांति और राष्ट्र का विचार कैसा रहा, इस पर हम लोग थोड़ा नज़र डालेंगे। देखिए फ्रांस के राष्ट्रवाद का उदय। तो फ्रांस के राष्ट्रवाद का उदय अगर हम लोग देखेंगे तो देखिएगा, विभिन्न तरह के उपायों और अभ्यास ने फ्रांस के लोगों में सांझी संस्कृति का विचार पनपाया। तो सांझी विचार यानी कि संस्कृति का क्या अर्थ होता है? सांझी यानी कि दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ का विचार को अपनाया या पनपाया। पनपाया का मतलब जन्म दिया। ठीक है, नेपोलियन के उदय और सुधारों क्रांतिकारियों ने यूरोप के लोगों को राष्ट्र बनाने में सहायता दी। और क्या किया, नेपोलियन के उदय जब वहाँ हुआ तो उसके सुधारों और क्रांतिकारियों ने यूरोप के लोगों को राष्ट्र बनाने का सहायता प्रदान किया। ठीक है, अभी देखिए, अभी जो दिया हुआ है ये क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस तरीके से हुआ, इस पर थोड़ा सा हम लोग अभी देखेंगे। जर्मनी और इटली राज्य। क्या, जर्मनी और इटली राज्य। देखिए, और एक चीज़ आप लोग को जानना जरूरी है, ये जो राज्य परिभाषा दे रहा, मतलब इस लाइन, ये जो वर्ड्स है, इस वर्ड्स का अर्थ होता है राष्ट्र। ठीक है, इसका अर्थ होता है राष्ट्र। तो जर्मनी और इटली दो राष्ट्र, इसमें दो राष्ट्र क्या हुआ, डचिस और के कैंटन्स ने विभाजित थे। इन भागों में उनके निरंकुश शासन थे। तो दो जो भाग किए, इस दो भाग में किस तरीके का शासन थे, निरंकुश शासन थे। तो निरंकुश का अर्थ क्या होता है, निरंकुश का अर्थ ये होता है कि उस पर किसी के द्वारा यानी कि वो राष्ट्र के द्वारा वहाँ पर अंकुश ना लगा हो, यानी कि आपत्ति विपत्ति जिसे हम लोग कहते हैं वो, यानी कि रोक टोक वहाँ पे नहीं किया गया हो। ठीक है, तो इस तरीके का शासन जो है वहाँ देखने को मिला था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण ने कार्यशील वर्गों और उदारवाद को जन्म दिया। और क्या हुआ, इंग्लैंड में औद्योगिकरण का अर्थ क्या होता है, यानी कि उस जगह में, उस क्षेत्र में, उस राज्य में औद्योगिकरण का विकास हुआ, यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया का जो एरिया है, क्षेत्र है, उसका विकास हुआ। कहाँ पे, इंग्लैंड पे। ने कार्यशील वर्गों मतलब जो लोग कार्य करते हैं उन्हीं वर्गों का थोड़ा सा डेवलप हुआ। और उदारवाद को जन्म दिया। किनको जन्म दिया, उदारवाद को। तो उदारवाद क्या होता है, तो उदारवाद वो होता है जिसमें एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे ढंग से हम लोग अपना रिश्ता को निभा सकते हैं। जैसे कि एक देश दूसरे देश से आसानी से व्यवसाय के क्षेत्र से, आने जाने के क्षेत्र से, तो सबसे ज़्यादा व्यवसाय के क्षेत्र में ही ये सुविधा प्रदान किया जाता है। यानी कि आने का जाने का जो कर होता है यानी कि टैक्स होता है, ये कम कर दिया जाता है ताकि व्यवसाय में कोई बाधा और ज़्यादा नुकसान ना हो सके। इसके लिए इस तरीके का जो कार्य थे उनको थोड़ा आगे बढ़ाया। नेपोलियन की पराजय के बाद यूरोप की सरकार ने रूढ़िवादियों को अपनाया। जब वहाँ पे नेपोलियन का पराजय हुआ, यूरोप की सरकार ने तब क्या किया, रूढ़िवादी था, यानी कि उस जगह में थोड़ा सा दूसरे तरीके से उन लोग पेश आना स्टार्ट किए ताकि उन लोगों के ऊपर जो समस्या हो रहा था उस समस्या को वो लोग झेल पाए। रूढ़िवादी शासक निरंकुश थे, वो लोग भी क्या थे, निरंकुश थे, यानी कि किसी के ऊपर वो लोग अंकुश नहीं लगाते थे।
यानी कि आपत्ति नहीं लगाते थे। क्रांतिकारियों ने उस समय अपनी आज़ादी और लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया। और क्रांतिकारी कौन होते हैं? जो लोग अपने राष्ट्र के लिए, अपने राज्य के लिए, राज्य और राष्ट्र दोनों लगभग सेम है, ठीक है। तो दोनों मतलब अपने लिए वो लोग क्या करते थे? क्रांतिकारियों ने उस समय अपनी आज़ादी और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, यानी कि अपना राष्ट्र के लिए वो लोग क्या किया? स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किए, यानी कि युद्ध लड़े, ठीक है। उसके बाद उस्ताद मैजनी ने यंग इटली और यंग यूरोप बनाया। तो उसने क्या किया? मैजनी ने यंग इटली और यंग यूरोप को बनाया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट तीसरा नंबर वाला है, क्रांति का युग, यानी कि युद्ध कहाँ से शुरू हुआ? तो युद्ध शुरू हुआ 1830 से 1848 के मध्य में। उदारवाद और राष्ट्रवाद। तो उदारवाद का आप लोग जान गए, उदारवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवादी होता है जो अपने राष्ट्र के लिए वो लोग कुछ भी करने के लिए तैयार रहे। यानी कि अगर हम लोग कहेंगे कि अपने देश के लिए, यानी कि अपने राष्ट्र के लिए हम लोग, यानी कि अपने देश और अपने राष्ट्र के लिए जो प्रेम होता है वही राष्ट्रवाद कहलाता है। ब्रुसेल्स और ग्रीस में क्रांतिकारियाँ। यूरोप में सांस्कृतिक आंदोलन का विकास, भूख, कठिनाइयाँ और प्रसिद्ध विद्रोहों, वैधानिक सुधार की मांग, राष्ट्रीय एकीकरण, स्त्रियों का अधिकार और परिणाम फ्रैंकफर्ट संसद, जो कि 1848 में उन लोग स्टार्ट किए, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए, ये सारा चीज़ जो है इन्हीं के विषय में बनाया गया था, ठीक है। तो वैधानिक युग की मांग किया गया, राष्ट्रीय एकीकरण किया गया। राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ क्या होता है? यानी कि इधर उधर नहीं होके एक राष्ट्र, एक सब कुछ एकीकरण उसमें हो, सरकार एक सरकार हो, स्थायी सरकार हो, इस तरीके का। और वहाँ पे जो स्त्रियाँ थी उन सभी को अधिकार देने का भी बात वहाँ पर बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट चौथा नंबर जो पॉइंट्स दिया है, इस पॉइंट्स को हम लोग अभी देखेंगे। इस पॉइंट्स में क्या है देखिए, जर्मनी और इटली का एकीकरण। तो यहाँ से बहुत सारा प्रश्न रहता है और भी बहुत बड़ा बड़ा प्रश्न रहता है। तो हम लोग थोड़ा सा अगर समझ गए तो उनमें से आप लोग प्रश्न निकाल सकते हैं, आंसर भी निकाल सकते हैं, ठीक है, अपने से। तो देखिए, जर्मनी और सेना की भूमिका, बिस्मार्क और इसकी नीति, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, मैजिनी, गोरिवाल्टी और विक्टर इमानुएल का योगदान वहाँ पे रहा था। किनके ऊपर? जर्मनी और इटली के एकीकरण के ऊपर, यानी कि सरकार स्थायी हो, एक हो, अच्छा हो, यही होता है एकीकरण का अर्थ, ठीक है। वहाँ पे कोई दूसरी सरकार आके वहाँ पे दबाव ना डाल सके, यानी कि औपनिवेशिक रूप से आके वहाँ पे कब्जा ना कर ले, इस तरीके का जो संभावनाएं रहते थे, इन सभी चीज़ों को वहाँ दूर हटाया गया। उसके बाद ब्रिटेन की अलग और भिन्न स्थिति, जो कि 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति और 1707 का एक्ट ऑफ यूनियन वहाँ पर बनाया गया। उसके बाद 5वां नंबर पॉइंट्स में क्या दिया है देखिए, राष्ट्र की दृश्य कल्पना। राष्ट्र को नारी रूपों के रूप में चित्रण, जैसे मरियान, फ्रांस और जर्मेनिया, यानी कि जर्मनी के रूप में दर्शाया गया। 6 नंबर पॉइंट्स में क्या दिया है, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, ठीक है। 19वीं शताब्दी के अंत में राष्ट्रवाद और संकुचित और सीमित रूप बना और असहनशील बाल्कन बड़ी शक्तियों के बीच सुरता के कारण बना और राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद है वो प्रथम विश्व युद्ध का कारण जो है बना था। राष्ट्रवाद के कारण और साम्राज्यवाद के कारण ही प्रथम युद्ध जो हुआ था
वही उसका मुख्य कारण बना। अभी हम लोग थोड़ा सा जो प्रश्न रहता है 2-3 नंबर का, ये आंसर हम लोग अभी देखेंगे। देखिए, लघु प्रश्न जो 3 अंक का रहेगा तो उसमें उतना लिखने की ज़रूरत भी नहीं रहता है। पॉइंट्स लिखिए और पॉइंट्स का थोड़ा सा आप लोग डिस्कस कीजिएगा, तब आप लोगों से बन जाएगा। देखिए, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की? तो उत्तर में क्या लिखेंगे? पितृ भक्ति और नागरिक के विचार, पहला पॉइंट। दूसरा है नए राष्ट्रीय चिन्ह, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट में क्या लिखा है? केंद्रीकृत शासनिक व्यवस्था। चौथा में क्या है? राष्ट्रीय भाषा होना चाहिए, अपना राष्ट्र जो है उसमें एक स्वतंत्र रूप से भाषा होनी चाहिए। 5वां नंबर में क्या है? एक समान भार और मान की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस तरीके का रहता है। अगर ये सब पॉइंट्स आप लोगों को याद नहीं रहेगा तो थोड़ा सा जो हम पहले बताए 5-6 पॉइंट्स बड़ा बड़ा पॉइंट्स हैं, उन्हीं का सार थोड़ा इसमें आप लोग को लिखना है। ठीक है, बुक भी थोड़ा सा आप लोग पढ़ सकते हैं, तब आप लोगों को सब कुछ सही सही मिलेगा। ठीक है, अभी दूसरा प्रश्न क्या आप बोले हैं? देखिए, नेपोलियन द्वारा लागू किए गए प्रशासनिक सुधार के विषय में बताइए। तो पॉइंट्स ज़्यादा लिखना है। जो काफ़ी आप लोगों का चेक करते हैं तो लोग थोड़ा सा वही जो पूरा लाइन बाय लाइन लिख देते हैं, उन्हें उतना नहीं पढ़ते हैं। वो लोग क्या करते हैं, जो पॉइंट्स इस तरीके से आप लोग लिखते हैं, पॉइंट्स को देख के ही 3 नंबर है तो आप लोग को 2.5 नंबर दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग पॉइंट्स में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा तो और बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, पहला है नेपोलियन की संहिता, दूसरा है ग्रामीण प्रशासनिक सुधार, तीसरा है शहरी क्षेत्रों में सुधार, चौथा है व्यवसाय में सुधार। तो इस तरीके का आप लोग को देखने को मिलेगा। तीसरा में देखिए, 1804 की नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख करें। तो देखिए इसमें क्या चीज़ दिया, जन्म पर आधारित सुविधाओं की समाप्ति होना चाहिए, संपत्ति के अधिकार की बहाली हो, जमींदारी और सामंतवादी व्यवस्था की समाप्ति हो, यातायात तथा संचार व्यवस्था में सुधार हो। ये इस तरीके का जो चीज़ है, इन चीज़ों को लागू करना चाहता था। चौथा नंबर प्रश्न है, यूरोप के कुलीन वर्ग की विशेषता बताइए। तो उसमें क्या था? देखिए, जीवन जीने की समान शैली, भूस्वामित्व, कूटनीतिक भाषा और आपस में वैवाहिक संबंध। तो ये जो है रहना जरूरी था। उसके बाद हम लोग 5 नंबर वाला प्रश्न पे आएंगे। 5 नंबर वाला प्रश्न पे आएंगे। 5 नंबर वाला प्रश्न क्या है? देखिए, यूरोप में उदारवादी द्वारा समर्पित राजपैतृक सामाजिक और आर्थिक आदर्श क्या थे? उसमें से देखेंगे हम लोग, कानून के समक्ष समानता होनी चाहिए, यानी कि कानून एक के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए समान रूप से उसका मान्यता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है? वयस्क मताधिकार के पक्ष में नहीं, यानी कि सभी के पक्ष में होना चाहिए। तीसरा पॉइंट दिया है वो ये बाजार की स्वतंत्रता तथा राज्य द्वारा वस्तुओं और पूंजी के प्रवाह पर प्रतिबंध समाप्त करने के पक्षधर, यानी कि उस पर ये नहीं होना चाहिए कि बाज़ार में सभी के लिए समान रूप से, यानी कि स्वतंत्र रूप से सब बाज़ार में जा सके, वहाँ पर अपना जो योगदान है वो दे सके, सब कुछ समान रूप से होना जरूरी समझा था। अब आएंगे हम लोग थोड़ा सा बड़ा वाला प्रश्न, उतना बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम लोग आएंगे। 1815 की वियना संधि के उद्देश्य को हम लोग को बताना है। तो इसमें हम लोग किस तरीके का बताएंगे? देखिए, पॉइंट्स देना है। उत्तर में नीदरलैंड साम्राज्य की स्थापना, दक्षिण में जेनेवा को पिडमांड के साथ मिला दिया गया था। तीसरा पॉइंट्स, प्रशा को पश्चिमी में नए क्षेत्र दिए गए।
चौथा में पूर्वी में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दे दिया गया। पांचवा है फ्रांस में राजतंत्र की पुनर्स्थापना की गई। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे इसका जो नेक्स्ट है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को तो और बढ़िया रहेगा। अगर आप लोग चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न का विश्लेषण हो रहा है। औद्योगिकरण के विस्तार ने किस प्रकार यूरोप में या यूरोप के सामाजिक और राजनीतिक समीकरण बदल दिए? तो पॉइंट्स देखिए। पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्से में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि होना जरूरी है। उसके बाद दूसरा पॉइंट्स क्या है? शहरों का विकास हो, वाणिज्यिक वर्गों का उदय हो। वाणिज्यिक वर्ग का मतलब जो लोग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उन लोगों का विकास थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए। तीसरा पॉइंट्स क्या बोले हैं? श्रमिक और मध्य वर्ग का उदय होना जरूरी है। चौथा पॉइंट्स कुलीन विशेषताओं की समाप्ति के विचारों की लोकप्रियता। तो कुलीन यानी कि जो लोगों के ऊपर हम लोग काम थोपते हैं, नहीं करना चाहते हैं लेकिन फिर भी उन लोगों को हम करवाते हैं, तो इस तरीके का जो है व्यवहार मनुष्य के ऊपर नहीं चलेगा। यानी कि ये चीज़ हम लोग को समाप्त करना ही होगा। ये सारा चीज़ जो है उसमें रहता था। 5 नंबर में देखिए क्या है? शिक्षित एवं मध्यम वर्ग में राष्ट्रीयता की भावना का उदय होना चाहिए। यानी कि शिक्षित एवं मध्यम वर्ग के जो लोग हैं सभी लोगों के ऊपर अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए। अगर इस तरीके का भावना उन लोगों के ऊपर नहीं रहेगा तो बाकी जितने सारे राष्ट्र के अंदर गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं वो लोग के ऊपर भी ये आस्था उठ जाएगा। इसीलिए शिक्षित और मध्यम वर्ग के लोगों के ऊपर ये भावना होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है यूरोप के राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका क्या थी? तो महिलाओं की भूमिका के ऊपर हम लोग देखेंगे पॉइंट्स को। स्वयं की राजनीति संगठन बनाई। महिलाओं ने क्या किया? स्वयं यानी कि खुद वो लोग अपना क्या किया? संगठन को बनाया। समाचार पत्र का प्रकाशन को बढ़ावा दिया। अगर हम लोग समाचार पत्र का प्रकाशन नहीं करेंगे तो एक दूसरे को कैसे पता चलेगा कि हमारा राष्ट्र में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? ये पता होना चाहिए। मताधिकार की समाप्ति नहीं, सभी को मत देने का अधिकार होना चाहिए। राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शकों की हिस्सा होना चाहिए और प्रदर्शनों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी भी होना चाहिए। चौथा नंबर में दिया हुआ है 19वीं सदी में यूरोप के राष्ट्रवाद की लहर के कारण क्या थे? इस पर भी थोड़ा सा हम लोग पॉइंट्स देखेंगे। जनता पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, निरंकुश शासन व्यवस्था हो, उदारवादी विचारों का प्रसार हो। पहले ही बोल दी उदारवादी मतलब सभी को वहाँ पे आने जाने का अधिकार प्राप्त किया जाता है, व्यवसाय करने का, वाणिज्य करने का भी नियम बनाया जाए, यही होता है उदारवादी। उसके बाद है स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा भी होना चाहिए। स्वतंत्रता यानी कि देश में ऐसा कोई नहीं होना चाहिए कि उसको रोका जाए। समानता, सभी के ऊपर समान कार्य हो, समान वेतन हो, समान रूप से सब कुछ हो, ये भी होना है। और बंधुत्व का अर्थ होता है सब हम लोग भाईचारा के रूप में हमारा राष्ट्र के ऊपर रहेंगे, यही होता है बंधुत्व। शिक्षित मध्य वर्ग, तो मोबाइल में थोड़ा सा दिक्कत आ गया था, इसी चलते थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो इसमें क्या था ये आप लोग समझ चुके हैं। और 5 नंबर वाला जो है शिक्षित और मध्य वर्ग की भूमिका उस पर होनी चाहिए। ठीक है, अभी आप लोग देखेंगे जो प्रश्न है किस तरीके का प्रश्न रहता है, जो लिखने का रहता है कंटेंट। देखिए इसमें 40-40 प्रश्न रहता है, 40-40 मार्क्स का रहता है, टोटल 80। ठीक है, टोटल 80 और 20 नंबर प्रैक्टिकल से रहता है। ठीक है, यानी कि 20 में से आप लोगों का 10 स्कूल से दिया जाता है
और 10 प्रैक्टिकल जो आप लोग काफ़ी लिखते हैं उसी से आप लोगों को दिया जाता है। ठीक है, तो कुछ प्रश्न है इम्पोर्टेंट, इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग उसे लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, देखिए 1815 से 1914 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनियम केंद्र के साथ 3 प्रकार को प्रवाह को बताना है। उसके बाद दूसरा 1707 में एक्ट की यूनानी लिखना है। राष्ट्र राज्य की व्याख्या, जर्मनी एकीकरण, बिस्मार्क की भूमिका क्या है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सब प्रश्न आप लोगों के बहुत सारा प्रश्न जो है पहला चैप्टर से आता है। बाल्कन समस्या किन कारणों से उत्पन्न हुई थी, ये सब। और 5 नंबर का वो जो देखिए वो 3 नंबर का था और ये रहेगा आप लोगों को 5 नंबर का एक प्रश्न समझिए कि आ गया है एग्जाम में। क्या आप समझते हैं कि रूमानी कल्पना राष्ट्रवाद के विकास में सहायक भूमिका निभा सकते हैं, या फिर इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए, अथवा जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख बिंदु क्या क्या थे। ठीक है, तो इस तरीके का प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा। तो पहला चैप्टर से आप लोग देख लिए इतने सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न को। ठीक है, तो ये सभी सोशल साइंस का जितने सारे चैप्टर्स हैं सभी का प्रश्न का आंसर आप लोगों को मिलेगा। चैप्टर वाइज एक एक वीडियो में एक एक चैप्टर को कवर किया जाएगा। अगर और आप लोग चैप्टर के अंदर वाला चीज़ को समझना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, ताकि हम समझें कि आप लोग को अच्छा लग रहा है तो उसको भी थोड़ा थोड़ा करके समझाया जाएगा टॉपिक्स को। ठीक है, तो अगर आप लोग न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सभी को। ठीक है, चलिए।